Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS and this is lecture number 3 of our topic agriculture. ठीक है, एग्रीकल्चर मीन्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. तो पिछले 2 लेक्चर में हमने क्या क्या जाना, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं. सबसे पहले तो हमने ये जाना कि भाई हमारे यहाँ पर 3 टाइप का सेक्टर होता है. ठीक है, मेनली 3 टाइप का सेक्टर क्वार्टरली अकाउंटेंट मैंने छोड़ दिया था. एग्रीकल्चर होता है जिसमें प्राइमरी कह सकते हैं, फिर इंडस्ट्रियल होता है सेकेंडरी कह सकते हैं, टर्शरी होता है सर्विस. ठीक है, जिसमें मैंने तीनों का अच्छे से एक्सप्लेन डिटेल दिया था कि भैया कौन सा सेक्टर इसमें क्यों फॉल करता है. इसके बाद हमने थोड़ा बहुत इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था, फिर इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस कैसी थी वो सब भी डिस्कस किया था. फाइन. और उसके बाद अल्टीमेटली वी डिस्कस द लैंड रिफॉर्म्स. ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था. फाइन. और आज के इस लेसन में और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर्स. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर्स. आपको पता होना चाहिए कि फार्मर्स को इंडिया में किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है. ठीक है, अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा चुका हूँ, तो उसके लिए आप उस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं इफ यू हैव नॉट क्लियर दिस. फाइन. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर्स. देखो, फार्मर्स को इंडिया में अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली 3 तरीकों में क्लासीफाई किया जा सकता है. ठीक है, 3 वेज में क्लासीफाई किया जा सकता है. सबसे पहला तो भाई हमारे सामने आता है लार्ज फार्मर्स. ठीक है, सबसे पहले आता है लार्ज फार्मर्स. ठीक, कौन से आते हैं? लार्ज फार्मर्स. और ये जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, लार्ज फार्मर्स उन्हें कहा जाता है जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड होता है. किससे ज्यादा? 10 हेक्टेयर से. ये आपको नंबर याद रखना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको नंबर नहीं याद. ठीक है, यहाँ पर 10 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड जिस भी फार्मर के पास होता है उसे लार्ज फार्मर समझा जाता है. और इनकी संख्या देश में सिर्फ और सिर्फ 0.24% है. 0.24%. ठीक है. इसके बाद हमारे सामने आते हैं मीडियम एंड सेमी मीडियम फार्मर. ठीक है, इसके बाद आते हैं मीडियम एंड सेमी मीडियम फार्मर. मीडियम और सेमी मीडियम फार्मर वो होते हैं जिनके पास 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर तक का लैंड होता है. जिनके पास 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर तक का लैंड होता है. एंड दे कंट्रीब्यूट 7% ऑफ द इंडियाज फार्मर पॉपुलेशन. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फार्मर पॉपुलेशन, नॉट होल ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, तो लार्ज फार्मर कौन होते हैं? जिनके पास 10 हेक्टेयर से ऊपर का लैंड होता है और दे कंट्रीब्यूट 0.24% ऑफ फार्मर पॉपुलेशन. इसके बाद मीडियम एंड सेमी मीडियम फार्मर होते हैं which have land between 4 hectare and 10 hectare और ये 7% कंट्रीब्यूट करते हैं. इसके बाद सेमी मीडियम फार्मर आते हैं. सेमी मीडियम फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक लैंड होता है. ठीक है, आप देखो मीडियम प्लस सेमी मीडियम दोनों का कंट्री 7% है. ठीक है, मतलब ये दोनों एक ही कैटेगरी है. ये मैंने अलग से बस लिख दिया है. ठीक है, इनको थोड़ा क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं आता ना, इसलिए इनको एक में कैटेगराइज किया जाता है. इसके बाद आता है हमारे सामने स्मॉल फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक लैंड आता है और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है 10% का. नॉट इन जीडीपी, मतलब पॉपुलेशन, मतलब ये लोग इतने नंबर है. ठीक है. इसके बाद आते हैं हमारे सामने मार्जिनल फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम का लैंड हो. ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम का लैंड हो और ये अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द पॉपुलेशन है. तो आप सोचो अगर लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हो जाते तो इनके पास जो 10 हेक्टेयर वाला लैंड है वो सब यहाँ पहुंच जाते. लेकिन लैंड रिफॉर्म तो हमारे यहाँ पॉलिटिशियन इंप्लीमेंट होने नहीं दिया. ठीक है, तो जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर अभी भी मार्जिनल फार्मर जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 हेक्टेयर से कम का लैंड है, 1 हेक्टेयर से कम का लैंड है, उनकी जनसंख्या मतलब फार्मर की आप कह सकते हैं कॉम में 75% की है. समझो 75% ऑफ द फार्मर के पास 1 हेक्टेयर से कम का लैंड है. अब आप सोचो भाई, जब आप इतना कम लैंड दे रहे हो तो इसमें ट्रैक्टर कहाँ से चलेगा यार, कितनी बुआई कर सकेंगे. यही रीजन है कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर इतना डिस्ट्रेस में. आपको पता एग्रीकल्चर एमएसपी से कुछ लेना देना नहीं है. इट इज नथिंग. ठीक है, मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारा एग्रीकल्चर में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है. हमारे एग्रीकल्चर में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है. क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है? भैया आप इस लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं कर रहे हो? लैंड टू द टिलर क्यों नहीं मिल रहा है? आप अगर पहले इंप्लीमेंट किए होते, आपको बता दूं चाइना में इट वाज इंप्लीमेंटेड इन गुड मैनर. यूएसआर में तो भैया लेनिन साहब ने धज्जियां उड़ाई. जैसे लेनिन साहब सत्ता में आए थे, उन्होंने आते क्या किया था पता है? आते उन्होंने सारी फैक्ट्रीज और जितना भी लैंड था गरीबों में बांट दिया. ये थी लेनिन साहब की सत्ता. ठीक है, अल्टीमेटली अपने अंदर पॉलिटिकल वैल्यू नहीं चाहिए काम करने की. डेमोक्रेसी बाद में देखी जाएगी, पहले लोगों का भला देखा जाएगा. अगर अथॉरिटेरियन रजीम भी अगर लोगों का भला कर सकती है तो वो भी कुछ बुरी नहीं है. अगर आपकी डेमोक्रेसी भी कुछ नहीं कर पा रही फिर तो डेमोक्रेसी यूजलेस है. ओके, दीज आर माय पर्सनल व्यूज. ठीक है, अगर इंसान के लिए जो भी अच्छा हो सकता है, अगर कुछ भला हो सकता है किसी भी रिजीम से तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. फाइन. इसके बाद अगर हम बात करें लैंडलेस लेबरर की तो ये 7.41% का कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका रीजन की पॉपुलेशन में. ठीक है, ये लोग लैंडलेस लेबर कौन होते हैं? ऐसे एग्रीकल्चरल लेबर, ऐसे लैंडलेस लेबर जिनका जो डिपेंडेंस है वो एग्रीकल्चर में, जिनका डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर में, लेकिन उनके पास खुद का कोई खेत नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यूजुअली जो पड़ोसी हैं उनके एक रिलेटिव है. ठीक है, तो ही इज अ लैंडलेस लेबर. ठीक है, लैंडलेस लेबर वो लोग क्या करते हैं कि
जो उनकी जो भी मकान मालिक होते हैं या फिर जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, जमींदार होते हैं, उनकी जो खेत है उसको रेंट में ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये लोग सब्जियां उगाते हैं। ठीक है, सब्जियां उगाते हैं, उसमें से अप्रोक्सीमेटली अगर ये लोग 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसका जो 30% टू 25% हमारे मकान मालिक को दिया जाता है। ठीक है, उनको दिया जाता है, बाकी 75% टू ये जो 60% या 70% ये लोग अपने पास रखते हैं। ये तो कुछ काफ़ी अच्छा है, बता दूँ 25 to 35%। और भी जैसे लोग हैं, मैंने खुद उनसे मिला हूँ, यूजुअली मैं जाता रहता हूँ अपने गाँव साइड, तो वहाँ पर मैं खुद उनसे मिला हूँ, उनको अप्रोक्सीमेटली 40% 40-45% ये रेंट देना पड़ता है। मतलब इतनी फसल का जो भी दाम होगा वो देना पड़ता है। ठीक है, और भी बहुत सारे वेज होते हैं उस चीज़ को चलाने के। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया किस तरीके से क्लासिफाइड है। सबसे पहले आते हैं लार्ज फार्मर, लार्ज फार्मर के बाद मीडियम एंड सेमी मीडियम फार्मर, इसके बाद स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर एंड लैंडलेस लेबरर्स। ठीक है, लैंडलेस लेबरर्स, इसको ध्यान रखना, इसको रट के रखना, बहुत जगह काम आने वाला है, खासतौर पे मार्जिनल फार्मर का डेटा। भैया जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड है और ये दे कंट्रीब्यूट 75% ऑफ द फार्मर पॉपुलेशन। और दूसरा ये वाला लार्ज फार्मर कि भैया ये लोग सिर्फ और सिर्फ 0.24% है, फिर भी इनके पास 10 हेक्टेयर ऑफ द लैंड है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर्स। ठीक है, अब देखो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये है भाई, अब आप देखो 75% ऑफ द फार्मर्स क्या है, मार्जिनल फार्मर्स है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 0.59 है, सिर्फ और सिर्फ 0.59। ठीक है, 0.59 है। इसके बाद अब आप देखो भाई, जब हमारे यहाँ पर इतने छोटे छोटे लैंड है तो इनके साथ आप बताओ कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग कौन करेगा? नो वन इज गोइंग टू हैव कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग। तो इसलिए गवर्नमेंट ने प्रमोट किया था। देखो भाई, आपको बताता हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन का फंडा क्या था। जब ग्रीन रेवोल्यूशन 1969 में अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, आपको HYV सीड चाहिए, आपको ट्रैक्टर चाहिए एंड एवरीथिंग चाहिए। ठीक है, तो आप इससे छोटे छोटे लैंड में आप जो हल नहीं चलवा सकते, मतलब ट्रैक्टर नहीं चला सकते, आपको इन खेत को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको लैंड कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। और ये पंजाब में बहुत अच्छे से हुआ, मतलब सिर्फ पहले यहाँ पर खेत चल बोल जाने का ट्रैक्टर, अभी पूरे में चलेगा तो सबको फायदा होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर नहीं हो पाया। ठीक है, बिकॉज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के पास मैक्सिमम लैंड था और उसमें कास्ट के बाद बेसिस पे मतलब ये लोग बैठे हुए थे। और बात रीजन मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये देखो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि भाई ये लोग यहाँ कास्ट अलाउ नहीं कर रही थी, लैंड कंसोलिडेशन, इवन जो फर्टिलिटी ऑफ डिफरेंट पीसेस वो अलाउ नहीं कर रहा था, तो अल्टीमेटली कंसोलिडेशन नहीं हो पाया। और इसलिए हमारे पास जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो पंजाब हरियाणा को छोड़कर कहीं पर सक्सेसफुल नहीं हुआ, बिकॉज वहाँ पर अच्छा कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है, इसके बाद एक चीज और बताता हूँ, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको कहीं पर कोट करने को मिलेगा, टोटल सब्सिडी। देखो जो भी एग्रीकल्चर सब्सिडी मिलती है, जो काफी ज्यादा एग्रीकल्चर सब्सिडी मिलती है फार्मर्स को, फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ फ्री बिजली, फ्री पानी, इन सब चीज में काफी सब्सिडी मिलती है। ठीक है, तो जो भी सब्सिडी फार्मर को मिलती है, अगर मान लो गवर्नमेंट 100 रुपए की सब्सिडी दे रही है तो उसमें से 40 रुपए की सब्सिडी तो भाई हमारे बिग फार्मर ले जाते हैं, जो कंट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ 0.5%, मतलब 0.25% ऑफ द पॉपुलेशन है। फिर भी 40 रुपए की सब्सिडी, मतलब 40% की सब्सिडी ये लोग ले जाते हैं। सोचो इतने कम लोगों को कितने मैक्सिमम सब्सिडी मिल रही है। तो इनका एक तरीके से आप देखो, जो भी खेती होती है फ्री में होती है, सरकार के मत्थे होती है, और जो भी प्रॉफिट होता है पूरा इनकी जेब में जाता है। यही रीजन है कि आप देखोगे मैक्सिमम जो पंजाब और हरियाणा के फार्मर हैं वो लोग पंजाब मतलब कनाडा USA जाके सेटल हो गए और वो काफी रिच हो गए। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बिग रीजन। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग टू एनी कम्युनिटी, भाई ऐसे मत लेना, वी आर स्टूडेंट्स। ठीक है, वी हम एस्पिरेंट है और हम चीजों को न्यूट्रली डिस्कस कर रहे हैं, तो भाई किसी फार्मर प्रोटेस्ट में मत चले आना। ठीक है, बाकी आई हैव सिंपैथी टुवर्ड्स देम। ठीक है, अब हम जब बोल रहे हैं कि ये लोग ऐसा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं सब लोग ऐसा करते हैं, मतलब कुछ पॉपुलेशन ऐसा करते, तभी तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऊपर से देखो, अब एक क्वेश्चन एक और सबके दिमाग में आता है, भाई अब जो फार्मर्स है, ठीक है, अब जो फार्मर्स हैं वो अपने बच्चों को एग्रीकल्चर में क्यों नहीं डालना चाहते हैं? अगर आप देखोगे इससे पहले वाली जनरेशन जो थी, मतलब आपके दादा और परदादा वाली जनरेशन थी, वो अपने बच्चों को हमेशा कहीं बाहर जाने नहीं देते थे और हमेशा कहाँ पर रखते थे, एग्रीकल्चर में रखते थे। लेकिन ये जो अभी वाली जनरेशन, जो आपके पिताजी वाली जनरेशन है, वो अलाउ नहीं कर रही है आपको एग्रीकल्चर और लैंड प्रोडक्टिविटी के लिए। क्यों नहीं कर रही? देखो उसका रीजन है, देखो उसका रीजन ये है कि ये जो अब एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर इज नॉट अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो आप समझ चुके हैं क्यों नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है 1991 से बढ़ी ही नहीं है। ठीक है, लगातार डिक्लाइनिंग फेज पे रह गया। मतलब एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा सफर किया है ड्यू टू LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से सबसे ज्यादा सफर किसने किया है? हमारे एग्रीकल्चर ने। अब जब एग्रीकल्चर में ग्रोथ ही नहीं तो यूथ आगे कैसे बढ़ेगा? ऊपर से हमारे जो एग्रीकल्चर है ना, दैट इज नॉट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। अगर आप देखो आजकल की यूथ है भले गांव में, वो टेक्नोलॉजी को बड़ा प्रेफर करती है और जो एग्रीकल्चर को काफी बैकवर्ड माना जाता है, तो दे आर नॉट अडल्टेड बाय देमसेल्फ आल्सो। ठीक है, और ऊपर से काफी ज्यादा नए एवेन्यूज खुल रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो लार्ज फार्मर है उनके पास रिसोर्सेज भी है, तो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को पैसे लगा रहे हैं और जो बच्चे हैं बाहर जाकर पढ़ाइयाँ कर रहे हैं और आगे निकल रहे हैं। ठीक है, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है सीजनल एम्प्लॉयमेंट। देखो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का देखो होता क्या है कि आप सब जानते हो
कि आपके पास कितना भी बड़ा खेत है, उससे भी खेती कर लो, आप बीच में ऐसा टाइम आता है जब आप फ्री बैठ जाते हो, बिकॉज खेती का भी एक टाइम होता है ना यार। ऐसे आप बड़े किसान हो तो गेहूं चावल बस लगेगा, अब वो क्या बोलते हैं उसे, सब्जियां तो लगेंगी नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली यू विल बी फ्री, यू विल बी फ्री फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो ये लोगों को पसंद नहीं आता है, ठीक है, ये लोगों को पसंद नहीं आता है, और से माइग्रेशन होना चालू हो जाता है, से माइग्रेशन होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर डिस्कस किया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन से शुरुआत करते हैं। देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन हिंदी में क्या कहते थे, हरित क्रांति, क्या कहा जाता है, हरित क्रांति। और ये हरित क्रांति जो है इसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में, बिकॉज इंडियन एग्रीकल्चर हरित क्रांति की वजह से सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रिलायंट नहीं बना, इवन वी बिकेम वन ऑफ द नेट एक्सपोर्टर। नेट एक्सपोर्टर समझते हो, मतलब हमने एग्रीकल्चर में मतलब कहीं पर बहुत ही महारत हासिल, फॉर एग्जाम्पल हम राइस प्रोडक्शन में सबसे आगे निकले, ठीक है, और काफी अच्छे ब्रांड्स निकाले, फॉर एग्जाम्पल बासमती, ठीक है। गेहूं में हम कई बार मतलब काफी टॉप 5 एक्सपोर्टर में रहे हैं, राइस में टॉप 5 एक्सपोर्टर में रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमें सिर्फ इससे सेल्फ रिलायंस नहीं मिली है, हमें बहुत ही ज्यादा इनकम भी इससे अर्न हुई है, और हमारे जो भी फार्मर है जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन में फायदा उठाया, वही आगे जाके आप देखेंगे डोमिनेंट कास्ट बनते हैं, वही आगे जाके डोमिनेंट कास्ट, फॉर एग्जाम्पल जाट्स, मराठा, ठीक है, यादवास, तो ये सब जो है दे बिकेम द डोमिनेंट कास्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब एग्रीकल्चर में आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना, पेस्टिसाइड्स का यूज करना, एचवाईवी सीड्स का यूज करना। देखो एचवाईवी सीड्स, देखो ये सब एक्सप्लेन करना मेरा काम नहीं है, ठीक है, ये आप ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, कि भाई एचवाईवी सीड्स क्या होता है, हाइब्रिड सीड्स होते हैं, ठीक है, इनको मतलब जो भी अच्छी ब्रीड्स होती है उनसे करके मिलाया जाता है। इसके बाद अब जो सीड्स आप बोएंगे उनको लगातार क्या चाहिए रहता है, पानी की जरूरत रहती है, ठीक है, पानी की जरूरत रहती है, इसलिए आपको यहाँ पर इरिगेशन चाहिए, ठीक है, इरिगेशन चाहिए। आप इनको जो बुआई चाहिए उसके लिए ट्रैक्टर का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज लार्ज अमाउंट में यूज किया जाएगा। अब इसके बाद इनको अलग से न्यूट्रिशन देनी पड़ेगी, बिकॉज सॉइल में इतनी न्यूट्रिशन नहीं होती कि एचवाईवी सीड को ग्रो करे, इसलिए आपको पेस्टिसाइड चाहिए, मतलब वो आपको यूजुअली फर्टिलाइजर चाहिए, ठीक है। आप बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आएंगे तो क्या आएगा, बहुत सारी वीड्स होना चालू हो जाएंगी, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स, तो वीड्स होंगे, आपको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस तरीके से हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन काम करता है। आपको एक स्टोरी के फॉर्म में समझना है, ठीक है। एचवाईवी सीड आया, ठीक है, आप सिंपल सी बात है, एचवाईवी सीड को बोने के लिए हमें ट्रैक्टर चाहिए, बहुत लार्ज अमाउंट में बोल जाएंगे, ठीक है। जब एचवाईवी सीड चले जाएंगे तो अब सिंपल सी बात है, एचवाईवी सीड को हमारी सॉइल जो है सपोर्ट नहीं कर पाएगी, बिकॉज सॉइल में न्यूट्रिएंट कम होते हैं, तो क्या क्या डाला जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर डाले जाएंगे, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर डाले जाएंगे। अब फर्टिलाइजर डाले जाएंगे तो न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन से न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा आ जाएंगे। उससे क्या होगा, वीड्स होना चालू हो जाएंगे। वीड्स का मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स। जब अनवांटेड प्लांट्स हो जाएंगे तो उसका मतलब क्या होगा, देखो अनवांटेड प्लांट्स का मतलब होता है उनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अनवांटेड प्लांट्स का यूज क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट हमारी जो मेन क्रॉप है उसको जाना चाहिए, वो लोग ये न्यूट्रिएंट खाना लगते हैं, तो इसलिए हमें निकालना पड़ेगा। उसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल फर्टिलाइजर मतलब पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा, हर्बिसाइड डालना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा, और अल्टीमेटली इस तरीके से आपकी जो पूरी क्रॉप है वो उगेगी। और यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर इरिगेशन लाना पड़ेगा, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंकलर, ये सब चीजें लानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसे कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये कंप्लीट बेसिक्स है ग्रीन रिवॉल्यूशन के। आई होप आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, बट फिर भी मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया, और बुक में भी ये लिखा हुआ है यार, ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, और ये सब आप कोई नहीं पूछने वाला, उसको रट के अपना टाइम वेस्ट मत करना, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। तो हमने ये तो देखा कि भाई हमें फायदा क्या हो ग्रीन रिवॉल्यूशन का, भैया वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट एज वेल एज वी बिकेम नेट एक्सपोर्टर, हमें काफी फॉरेक्स मिलती है, यहाँ से काफी ज्यादा फॉरेक्स मिलती है। लेकिन इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी बहुत ज्यादा थे, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। आज इसी की वजह से हमारे यहाँ पर जो गोदाम है, जो सरकारी गोदाम है, वो भरे रहते हैं, सिर्फ भरे नहीं रहते हैं, वो ओवरलोडेड हो गए। आप सब जानते हैं 33 मिलियन टन से भी ज्यादा हो गया है हमारे जो आईएफसी के गोडाउन है, और काफी जो अनाज होता है सड़ भी जाता है, भले भूखों को नहीं देंगे फ्री में, लेकिन वो सड़ जाता है, ठीक है। तो इतनी ज्यादा हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन होने लगी है, इतनी ज्यादा हमारे यहाँ प्रोडक्शन होने लगी है, लेकिन उसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी थे, तो सबसे पहला नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या था भाई, तो सबसे पहला नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस था इनकम डिस्पैरिटी का। मतलब शुरू में अगर आप देखोगे, वो पंजाब का फार्मर हो, या फिर अगर वो हिमाचल प्रदेश का फार्मर हो, तो मध्य प्रदेश का फार्मर हो, या फिर आप तमिलनाडु का फार्मर हो, या बिहार का फार्मर हो, उत्तर प्रदेश का फार्मर हो, हर जगह के फार्मर की कंडीशन लगभग सेम थी, सबके सब लगभग गरीब थे, बिकॉज अंग्रेजों ने सबकी बिल्कुल तगड़े से ली थी, तो कुछ बचा ही नहीं था बेचारे फार्मर के पास, ठीक है, बस जमींदार के पास पैसे बचे हुए थे। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब हमारे अपन ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया जाता है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में किस चीज की जरूरत थी, मैंने आपको क्या बताया था, एक तो आपको बड़ा लैंड चाहिए था जहां पर ट्रैक्टर चल सके, दूसरा आपको चाहिए था हैवी इन्वेस्टमेंट, हैवी मनी वॉज नीडेड,
ठीक है। उससे पहले आपको लैंड चाहिए था, कंप्लीट कंसोलिडेटेड लैंड, जो ये कहाँ अवेलेबल था, सिर्फ और सिर्फ पंजाब, हरियाणा और सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ यूपी, ठीक है, वेस्टर्न यूपी में अवेलेबल था, वेस्टर्न यूपी में अवेलेबल था, ठीक है, सिर्फ मतलब कुछ रीजन में अवेलेबल था। तो वहाँ पर लैंड कंसोलिडेशन अच्छी हुई, फॉर एग्जाम्पल आगरा मथुरा वाले रीजन में और मीरठ वाले रीजन में, वाले रीजन में। और दूसरा क्या था, यहाँ पर लैंड कंसोलिडेशन था, यहाँ पर जो जमींदार भी काफी आए थे, तो उनके पास इन्वेस्टमेंट भी थी, तो अल्टीमेटली इन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया, इसका पूरा फायदा उठाया। और जो एक टाइम पे गरीब थे, जो गरीब थे एकदम से अमीर बन गए। तो इन शॉर्ट आप देखोगे कि यहाँ पर नॉर्थ और ईस्टर्न साइड में डिस्पैरिटी बन गई, मतलब ईस्टर्न साइड के फार्मर अभी भी गरीब हैं और नॉर्थ साइड के फार्मर तो इतने अमीर हो गए हैं भाई कि अब वो लोग पंजाब से निकल के कनाडा, यूएसए वहां पर सेटल होने लगे, ठीक है, कनाडा यूएसए में सेटल होने लगे, ठीक है। तो इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, फाइन। फिर दूसरा अगर आप देखोगे जो हमारे यहाँ पर इनका जो आप देख रहे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस निकल के आया पंजाब में, बल्कि सिर्फ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस का एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस निकल के आया। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या था, देखो भाई, वहां पर ठीक है मानते हैं कि पंजाब हरियाणा साइड एग्रीकल्चर अच्छा डेवलप कर गया, नो डाउट काफी अच्छा डेवलप किया, ठीक है, और अच्छी बात है, हमें सबको खाने को मिलता है वहां से, ठीक है। लेकिन वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर इंडस्ट्री से जॉब निकल नहीं रही थी। लेकिन आप बोलोगे भाई वहाँ पे एग्रीकल्चर तो क्या प्रॉब्लम है, वहां से इनकम अच्छी आ रही है। लेकिन मैंने आपको एक लॉ बताया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कि भैया एग्रीकल्चर की एक लिमिट है, ठीक है, एक लिमिट तक बस उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, उसके बाद जैसे इन्फ्लेशन बढ़ना चालू होगा और बाकी की प्रॉब्लम आएंगी तो एग्रीकल्चर से ऑटोमेटिकली रिटर्न्स कम हो जाएंगे, उसकी इनकम कम हो जाएगी और उसमें इंप्लॉयमेंट उतनी रह जाएगी, ठीक है, उसमें इंप्लॉयमेंट उतनी रह जाएगी। जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ पर जो नई यूथ आई पंजाब हरियाणा साइड, वो उसी में इन्वॉल्व रह गई। अब सिंपल सी बात है भाई, इनकम कम हो गई है, पैसे आ नहीं रहे, तो उससे क्या होगा, यूथ अनरेस्ट होगा, जाट्स एजुटेशन होंगे, ठीक है, और जो रिजर्वेशन की डिमांड होगी, साथ ही साथ जब ये भी फुलफिल नहीं होगी तो क्या होगा, लोगों को ड्रग एडिक्शन होगा, ठीक है, ड्रग एडिक्शन होगा। और इसका जो फायदा है, ड्रग एडिक्शन, यूथ अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट, इस सबका फायदा कौन उठाएंगे, भिंडरन वाले जैसे लोग, ठीक है, भिंडरन वाले जैसे लोग। और ये लोग क्या करेंगे, बोलेंगे हमें खालिस्तान चाहिए, मतलब जो फ्री लोग हैं, आपको पता है कि जब जहां पर जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है उनको भड़काना उतना आसान होता है, उनको समझाया था कि देखो भैया हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं इसलिए नहीं हो रही बिकॉज इंडिया हमें कुछ दे नहीं रहा है, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं आई, तो अल्टीमेटली ऐसा बोला जाता है और अल्टीमेटली खालिस्तान जैसे मूवमेंट पंजाब में प्रोपोगेट होते हैं, ठीक है। तो आप देखो इसका जो स्ट्रक्चरल रीजन है खालिस्तान का, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप तमिलनाडु साइड जाओगे, ठीक है, वहां पर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा, बैंगलोर में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा, आप वहां पर बोलोगे चलो हम नया वो बेंगलोरिस्तान की डिमांड करते हैं, कोई नहीं मानेगा भाई, लोगों का जेब भरा है, लोगों का पेट भरा है। सेम यहाँ पर पहले पंजाब में था कि वहां पर एग्रीकल्चर अच्छा काम कर रहा था, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर किया नहीं गया, ठीक है, वहां के नेताओं ने इंडस्ट्रियल पे फोकस नहीं किया, सिर्फ एग्रीकल्चर चलता रहेगा। लेकिन उन गधों को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं पता था, जिससे कि एग्रीकल्चर की भाई एक लिमिट तक बढ़ सकता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली इसका प्रॉफिट कम होगा, इसलिए आपको इंडस्ट्रीज रखनी थी कि जिससे जो भी एक्स्ट्रा लेबर रहेगी वो इंडस्ट्री में जाकर शिफ्ट हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लेकिन आपने वो किया नहीं, अब यूथ को पेमेंट मिल नहीं रही है, पैसे बिल्कुल एग्रीकल्चर में फंसे हुए हैं, ऊपर से ड्रग एडिक्शन और बढ़ती जा रही है, क्यों, बिकॉज साइड में राजस्थान है, जब आपके पास कुछ खाने को नहीं आप नशे करोगे ना, यही तो मर्दों का रीजन रहता है ना सबका, कि नहीं यार आज तो उदास है, बोलो लाते हैं चुट्टा उट्टा मारते हैं, करते हैं वो करते हैं, ठीक है, तो ड्रग एडिक्शन होगी। अब इसमें भिंडन वाले जैसे लोग आ जाते हैं और आपकी जो सोशल इंडस्ट्री का फायदा उठा के ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखो पंजाब हरियाणा फायदा तो हुआ, लेकिन उसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी देखने को मिला, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो भाई हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर था, विच वॉज वंस अ वे ऑफ लाइफ, मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ था, मतलब जीने का तरीका था। फॉर एग्जाम्पल सारे के सारे फेस्टिवल इंडिया में जो थे तो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था, इवन आर बैसाखी, ठीक है, बैसाखी हो गया, पोंगल हो गया, हर जगह एग्रीकल्चर ने हमें जोड़ के रखा था, सारे फेस्टिवल एग्रीकल्चर पे चलते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब से हमारे जो फार्मर्स क्या हुआ, मतलब ये जो हमारा पूरा एग्रीकल्चर तो कैपिटलिस्टिक हो गया, मतलब पूरे 12 महीने काम चलता है यार। अब मतलब ठीक है, अब फसल कटने वाली है, अरे वो तो हर 2 महीने में कट रही है, अब ऐसी कंडीशन आने लगी है, ठीक है, क्योंकि अब इरिगेशन बहुत अच्छे से अवेलेबल है, अब 12 महीने सेम चाहो तो गेहूं चावल लगा सकते हो, बस इरिगेशन होना चाहिए, और वो हो रहा है। तो हमारी जो वे ऑफ लाइफ थी एग्रीकल्चर की तरफ वो थोड़ी सी बदल गई, ठीक है। अब साथ ही साथ अब देखो सिंपल सी बात है, ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर थे उनको भी इसका फायदा दिख रहा था, तो इन्होंने भी क्या सोचा, इन्वेस्टमेंट की सोची, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सोची तो उन्होंने क्या किया, मनी लेंडर से पैसे उधार में लिए। अब हर बार तो प्रॉफिट होता नहीं है, तो इनके ऊपर कर्ज बढ़ता गया, इनके ऊपर कर्ज बढ़ता गया, और मनी लेंडर का एक्सप्लॉयटेशन, लैंड एलियनेशन और ये सब डिस्पैरिटीज और बढ़ती गई, ठीक है, मतलब डिस्पैरिटी और बढ़ती गई जब लोग ने इनकी तरह बनने की कोशिश की, ठीक है। साथ ही साथ इसका एक सोशल कॉन्सिक्वेंस भी हुआ। सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, देखो सोशल कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि भाई अब आप देखो उस टाइम पे 1980s की बात है, एग्रीकल्चर उस टाइम पे मेजर फैक्टर था प्रोडक्शन का, ठीक है, मेजर फैक्टर था प्रोडक्शन का।
और मेनली जो इनकम थी लोगों की वो एग्रीकल्चर से आया करती थी। आप अपने पापा मम्मी से पूछा करिएगा, उस टाइम पे काफी खेती हुआ करते थे, इवन हम लोग के पास भी काफी था, ठीक है। तो उस टाइम पे जॉइंट फैमिली काफी प्रेवलेंट थी, हमारे यहाँ भी काफी पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। तो जॉइंट फैमिली का एक सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है पेट्रियार्कल माइंडसेट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जॉइंट फैमिली में पेट्रियार्कल माइंडसेट होता है कि भैया जो बेटा आएगा वही हमारा जो लैंड है उसको इनहेरिट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर बेटी होगी तो उसको फिर थोड़ा सा सामान बेच के देना पड़ेगा, लैंड बेच के दहेज देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फीमेल इन्फेंटिसाइड, एडवर्स सेक्शन, ये सब बढ़ता गया, ठीक है। यही रीजन था, आप देखो हरियाणा रीजन में बहुत ज्यादा फीमेल इन्फेंटिसाइड किया जाता है, क्यों? बिकॉज वहां पर वो अपना लैंड डिवाइड नहीं करना चाहते। तो इसका रूट कॉज भी ग्रीन रेवोल्यूशन ही है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन ही मतलब एग्रीकल्चर है, इन शॉर्ट एग्रीकल्चर है, ठीक है। ऊपर से फिर आप देखोगे हमारे यहाँ पर व्हीट और पैडी का ओवर प्रोडक्शन होने लगा, व्हीट और पैडी का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होता है, ग्लूटेन होता है, बट देयर इज नो प्रोटीन, ठीक है, नो प्रोटीन। तो अल्टीमेटली आप देखोगे इंडियंस जो है वो काफी ज्यादा स्टंटिंग और वेस्टिंग के शिकार है। शुरू शुरू में ऐसा नहीं हुआ करता था, क्यों? बिकॉज हमारे यहाँ पर पल्स होती थी, ऑयल सीड्स होती थी, और अल्टीमेटली काफी ज्यादा उसका फायदा होता था। लेकिन अब हम जो हमारे यहाँ पर सोचो पल्स हम इतनी खाया करते थे, अब हमें बाहर से इम्पोर्ट करवानी पड़ती है, बाहर से इम्पोर्ट करवानी पड़ती है। तो हमारा जो फॉरेक्स आ रहा था एक्सपोर्ट करके, वो पल्स को इम्पोर्ट करने में, ऑयल सीड को इम्पोर्ट करने में बढ़ रहा है, ठीक है। आपको बता दूं अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% ऑफ द ऑयल सीड हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेड होता है, ठीक है, हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेड होता है। क्यों? बिकॉज मैक्सिमम लोग व्हीट और पैडी उगाना चाहते हैं। क्यों व्हीट और पैडी उगाना चाहते हैं? जस्ट बिकॉज वहां पर एमएसपी दिया जाता है। बाकी फसल में एमएसपी तो दिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोक्योरमेंट नहीं होती है, तो लोगों को भरोसा नहीं होता है कि भैया प्राइवेट प्लेयर उतने पे लेंगे नहीं लेंगे। तो अल्टीमेटली हर कोई व्हीट और पैडी उगाता है, और अल्टीमेटली हमारे यहाँ पर जो बैलेंस डाइट है और उसे बढ़ती जा रही है, स्टंटिंग बढ़ती जा रही है, वेस्टिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है। स्टंटिंग वेस्टिंग ये आगे बताऊंगा जब सोशल सेक्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये भी एक अलग सोशल प्रॉब्लम, सोशल इवल इमर्ज होकर आ रहा है। ऊपर से फिर इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, आप सब जानते हैं कि भैया ये जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन कहाँ जाता है? बारिश के थ्रू हमारी नदियों में चला जाता है, वहां पर यूट्रोफिकेशन होता है। आप आई होप आपको पता होगा यूट्रोफिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन से बहुत सारे वीड ट्रीज पैदा होने लगते हैं, इसके बाद कोरल वोरल पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सब तो आपने पढ़ा ही होगा एनवायरमेंट में, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे, डूब करी, ठीक है। यूट्रोफिकेशन होता है, याद रखना, वो मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यूट्रोफिकेशन। इसके बाद मीथेन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस, आपको पता है कि जो हमारी पैडी होती है, ठीक है, जो राइस होती है वो स्टैंडिंग फील्ड्स में होती है। अब जब स्टैंडिंग फील्ड से क्या होता है, यहाँ से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। आप जानते हैं कि मीथेन अप्रोक्सीमेटली 21 टाइम्स मोर पोटेंट देन CO2, ठीक है, तो ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ऊपर से आप सब जानते हैं हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा वाटर क्राइसिस सिचुएशन आ रही है, वाटर क्राइसिस सिचुएशन आ रही है, ठीक है, वाटर क्राइसिस सिचुएशन आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा वाटर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उसको एग्रीकल्चर में कुछ किया जा रहा है। हमारे एक मिनिस्टर थे, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर हिज नेम, जब हम मतलब वर्ल्ड के फर्स्ट राइस मतलब टॉप प्रोड्यूसर बने थे राइस के, तो उस टाइम उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया इज नॉट जस्ट एक्सपोर्टिंग द राइस, इट इज ऑल्सो एक्सपोर्टिंग इट्स वाटर, बिकॉज राइस इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, मतलब बहुत ज्यादा वाटर लगता है उसमें, लेकिन हम अपने ग्राउंड वाटर को खाली करते जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा के रीजन में सैलिनाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है। इसकी प्रॉब्लम सैलिनाइजेशन, सैलिनाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो नमक है वो बिल्कुल ऊपर आते जा रहा है। जो सॉइल थी एक टाइम पे इतनी फर्टाइल सॉइल हुआ करती थी, जिसके लिए बाबर भी कभी लड़े थे, तो अब वो सॉइल है बिल्कुल आप कह सकते हैं बंजर होती जा रही है, ठीक है। और ऊपर से वाटर की कमी हो रही है, वो अलग, जैसे आपने चेन्नई में देखा था इस बार बड़ी ज्यादा कमी हुई थी, बहुत किल्लत हुई थी। और ऊपर से जो लैंड रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करना चाहिए थी, गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म का आइडिया एक तरीके से ड्रॉप कर दिया। क्यों ड्रॉप कर दिया? जस्ट बिकॉज कि भाई सबको पता है कि लैंड कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, तो गवर्नमेंट सोचेगी अगर और डिवाइड करेंगे तो फिर धज्जे ही उड़ जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली दीस आर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने आपको बताया ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, तो कहीं पर भी पढ़ लो यार, जो आपको एनालिसिस दी ना मैंने वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ज्यादा फोकस रखना। इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, गवर्नमेंट जिसके बारे में मतलब सोच रही है, और क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे ईस्टर्न इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हुआ, सिर्फ वेस्टर्न इंडिया में सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स।